अस्सलामुअलैकुम। नन्हे मुन्ने भोले भाले मासूम से चेहरे, क्या करने आए आप लोग सीए में? आप लोगों को ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। आप अच्छे भले चल रहे थे, एकदम से सीए में आ गए, और सीए में भी फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो और वो सारा। कहीं गलत फहमी में तो नहीं फ़ैसला किया? ये तो आते साथ ही जो है ना हमें डराना शुरू हो गया ये। चलें, आप में से कितने ऐसे हैं जो अभी पीआरसी की नवंबर अटेम्प्ट में पास होने के बाद आए हैं? ठीक है, यानी कि हमारे पास आगे कुछ वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं और पीछे वो लोग हैं जो कि, चलें सवाल को प्रिवाइज करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कैफ की कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी? अब हाथ थोड़े से ज़्यादा खड़े हो गए कि कुछ लोग, वो लोग भी ऐड हो गए जो प्री रिज़ल्ट के टाइम पे पढ़ना शुरू किया था उन्होंने, फिर बीच में डगमगा गए, फिर ये पेपर भी बेचारा हिचकोले खाता रहा, फिर कुछ ये भी हुआ कि जी ये पेपर तो गायब हो जाएगा, पता नहीं अब इसको देने का फ़ायदा भी है या नहीं। फिर आइए अपने अचानक से एक बड़ी ज़बरदस्त सी अनाउंसमेंट कर दी, कहती है कि जी ग्रुप ए के अगर सारे पेपर पास होंगे तो आपका डाटा का पेपर बच सकता है। तो कुछ लोग दोबारा से जज्बात में वापस आए। तो सेशन के स्टार्ट में हमें ऐसा लग रहा था कि इस तरह की डिस्टर्बेंसेस होंगी, तो हमने इसलिए एक बैच छुपा के रखा हुआ था कि हम बिल्कुल दिसंबर में आके देंगे जब तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आई के अपने क्लियर थोड़ा सा टाइम पे कर दिया था। वो लोग जिन्होंने अभी एग्जैक्टली इस वक्त पीआरसी दिया है नवंबर में, उन लोगों के लिए ये फास्ट ट्रैक का बैच होता है। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ फास्ट ट्रैक की। फास्ट ट्रैक तब हुआ करता था जब लोग एएफसी का इम्तिहान देते थे। पीआरसी को पुराने ज़माने में ना 2-3 साल पहले से कहते थे एएफसी। एएफसी के पेपर होते थे हर 3 महीने बाद। सितंबर में इम्तिहान हुआ, दिसंबर में इम्तिहान हुआ। लोग दिसंबर में पेपर देते थे, दिसंबर एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में उनका रिजल्ट आता था, और उस वक्त वो सोचते थे कि हम एक जुआ खेल लें। वो जुआ ये होता था कि दिसंबर एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में एक बैच स्टार्ट होता था जो तकरीबन 35-40 दिनों में सिलेबस ख़त्म कराता था। यानी कि समझें, मुझे याद है कि पिछले साल हम लोगों ने जनवरी की 6 को फास्ट ट्रैक का एक बैच स्टार्ट किया था, 6 जनवरी को, और उन्होंने मार्च की 2 या 3 तारीख को पेपर देना था। तो फास्ट ट्रैक की हिस्ट्री है बड़ी भयानक। यानी कि लोग उस ज़माने में दिसंबर की इम्तिहान देते थे, जनवरी में उनका रिज़ल्ट आता था, और रिज़ल्ट आने के बाद वो सोचते थे कि अब हमने क्या करना है। तो कॉलेजेस उन्हें बताते थे कि भाई आप एक काम कर लें, आप फास्ट ट्रैक में 1-2 छोटे पेपर उठा लें। कुछ कॉलेज तो अकाउंटिंग का पेपर भी दिलवा देते थे। हम हमेशा से ये मानते हैं कि बी लॉ, सी लॉ और टैक्स, ये 3 ऐसे पेपर हैं जो कैफ में थोड़े से लाइट वेट है। यानी कैफ में 8 पेपरों में से 3 बाकियों से जो ज़्यादा डूएबल या कम सिलेबस वाले हैं वो ये 3 पेपर हैं, बी लॉ, सी लॉ और टैक्स। इसमें भी टैक्स थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल है, लेकिन बी लॉ और सी लॉ जो है ये काफ़ी हद तक डूएबल पेपर हैं। तो हम क्या करते थे, हम हर दफ़ा बी लॉ, सी लॉ और टैक्स इसको फास्ट ट्रैक में ऑफ़र करते थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लगे कि ये तो इस वक्त डूएबल नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ कि जो ओरिजिनल फास्ट ट्रैक है वो होता था कुछ 1.25 महीने का। आज अगर दिसंबर की 10 है तो सोचें कि कुछ लोग स्टार्ट करते थे आज से भी 1 महीने बाद, और फिर वो कंप्लीट करते थे। लास्ट ईयर जिस बच्चे का कमती लॉ में मेरिट आया और उससे लास्ट ईयर जिस बच्चे का बी लॉ में मेरिट सर्टिफिकेट आया हमारे जो स्टूडेंट का, वो फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स थे। और उस टाइम पे 9000 बच्चों ने तकरीबन दिया था ये पेपर, और उसमें से उस बच्चे का मेरिट आया था जिसने फास्ट ट्रैक में दिया था। तो सबसे पहले ना इस फास्ट ट्रैक को समझना ज़रूरी है। अगर आप फास्ट ट्रैक में आए हैं और आप बिगनर हैं और आपने पहली दफ़ा इम्तिहान देना है तो आपने गलत नहीं किया। बजाय इसके कि आप नवंबर से लेके आगे इंतज़ार करते रहते हैं, जी दिसंबर गुजरेगा, जनवरी गुजरेगा, फरवरी गुजरेगा, मार्च गुजरेगा, और मार्च के एंड पे जाके आप क्लासें लेंगे, तो देयर इज़ अ चांस कि आप कैफ में एंटर होके प्रॉपर एक फुल अटेम्प्ट से पहले 1-2 पेपर्स के साथ टकरा जाए। चूँकि अब टाइम ज़्यादा है तो जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो 2 पेपर्स की होती है कि आप 2 लाइट पेपर्स उठा लें। दैट कैन बी बी लॉ सी लॉ, दैट कैन बी बी लॉ टैक्स, दैट कैन बी सी लॉ टैक्स। इन 3 में से कोई से 2 का कम्बिनेशन। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मैं बहुत जज्बाती हूँ और मैं आग लगाने की जो है वो पूरी सलाहियत रखता हूँ, तो फिर बी लॉ, सी लॉ और टैक्स, ये 3 पेपर वो हैं जो उठने चाहिए। हमने भी क्या किया, इन्हीं 3 पेपर्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस लॉन्च किए। तो अभी देखें टैक्स का हमारा कुछ बैच पहले स्टार्ट हुए थे, फिर एक थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हुआ, फिर हमारा एक इससे पीछे अब बैच बी लॉ का स्टार्ट हुआ है। अब ये बी लॉ का मेरा बैच है, मेरा अभी सी लॉ आना है और वो आना है 30 दिसंबर को।
सी लॉ बी लॉ से भी छोटा है, वो और कम टाइम में हो जाता है। तो उसका हम उसी पैटर्न का बैच दे रहे होंगे जिस पैटर्न का फास्ट ट्रैक होता था। तो आइडियल लोड इज़ 2 पेपर, लेकिन इफ़ यू थिंक कि मैं मेहनत करने वाला हूँ और मैं कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तो 3 पेपर किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो 3 यही 3 हैं, बी लॉ, सी लॉ, टैक्स। अगर आप में से किसी एक आध बंदे ने जज्बाती हो कि अकाउंटिंग उठा ली है कोई, तो फिर मैं मशवरा दूंगा कि 2 से ज़्यादा पेपर अकाउंटिंग समेत नहीं देने। अकाउंटिंग का सिलेबस ज़रा ज़्यादा लेंथी है, तो अकाउंटिंग के साथ या बी लॉ या सी लॉ, फिर बी लॉ सी लॉ मत उठाएं क्योंकि इन्होंने तो फिर आगे कंबाइन होना है, फिर टैक्स उठा लें। अकाउंटिंग और टैक्स ये एक अच्छा कम्बिनेशन बन सकता है। वो लोग जो अकाउंटिंग साथ उठा रहे हैं वो फिर 3 पेपर मत दें, ये मेरी एक सजेशन है, क्योंकि 3 पेपर विद अकाउंटिंग जो लोग 6 महीने पढ़ के भी दे रहे होते हैं उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि अकाउंटिंग का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो सबसे शुरू में डिस्कस होने वाली थी। बाकी ऑब्वियसली जब आप पढ़ के पेपर दे रहे हैं तो पेपर पास हो जाते हैं। और कैफ में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग पहले जब कैफ में एक पेपर में एनरोल होते हैं तो तब तक तो रिज़ल्ट नहीं आया होता, फिर 1.25 महीने तक वो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। रिज़ल्ट के बाद वो सोचते हैं अब हम सीरियस होकर पढ़ेंगे। जब वो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं तब तक सिलेबस क्लास का 30-40% कवर हो चुका होता है। फिर वो पीछे से बैक डेट से जाके पेंडिंग लेक्चर्स देखना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली वो क्लास के साथ जिस वक्त आके मिलते हैं तब तक क्लास की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी होती हैं। ये मजाक यहाँ पर नहीं है। आप पहले दिन से इरादा करके आए हैं कि मैंने पेपर देना है, आपने मार्च की अटेम्प्ट देनी है। और जो पिछले फास्ट ट्रैक स्टार्ट हुए थे वो तो फिर भी पेपरों के साथ थे। ये फास्ट ट्रैक तो तब स्टार्ट हुए जब आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका हुआ है। अब आप लोग जो सामने बैठे हैं, आई एम मच कॉन्फिडेंट कि आप लोग 100% वो हैं जिनका PRC क्लियर हुआ हुआ है। ऐसे ही है, क्योंकि अगर किसी का रहता है और सिर्फ तालीम के लिए क्लास ले रहा है तो ऐसा मत करें, क्योंकि वो फिर फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, फिर कैफ में लोग फेल क्यों होते हैं? रेगुलरिटी। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास क्लास में जितने बच्चे एनरोल होते हैं उससे ज़्यादा ही पहले 1-2 दिन में नज़र आ रहे होते हैं। अभी इस क्लास में फास्ट ट्रैक में जो मैंने फ़िज़िकल एनरोलमेंट पूछी थी तो उन्होंने बताई थी कि 30+ बच्चे फ़िज़िकली एनरोल्ड हैं। कुछ लोग ऑनलाइन आ रहे होते हैं, कुछ फ़िज़िकल आ रहे होते हैं। तो इस वक्त तो वो 30 लोग भी नहीं हैं सामने और वो पहले ही दिन गायब है। और ये 30 वो हैं जो प्योर फिजिकल एनरोल्ड हैं। कुछ कम्बो वाले होते हैं या कुछ ऑनलाइन वाले होते हैं, वो तो बाद में पेंडिंग लेक्चर ले लेंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले दिन ही सोचा कि पहले दिन तो सर ओरिएंटेशन और बोर सी बातें करेंगे, हम अगले दिन से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो यहीं से गेम ओवर हो जाती है। हमने पढ़ना है, हमने डेली पढ़ना है और हमने किसी भी दिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं इसको फास्ट ट्रैक नहीं मानता, ये बस इसलिए ना मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन की मेन स्लाइड भी फास्ट ट्रैक नहीं लिखा। फास्ट ट्रैक मैं मानता हूँ जो कंपनी लॉ का आएगा, जब बिल्कुल दिसंबर एंड जनवरी के स्टार्ट में आएगा, वो फास्ट ट्रैक होगा। उसका टाइम भी हमने 1.5 घंटे का रखा है। इसकी 1.25 घंटे की क्लास है और शायद अक्सर हम 1.25 घंटे से पहले फ्री हो चुके हों। तो इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे और दूसरा कम्बिनेशन पे हमने ओवरऑल बात कर ली। ओरिएंटेशन में करना क्या है, हमने पहले देखना है कि इस सब्जेक्ट के क्या मसले हैं, फिर इसका पेपर का पैटर्न किस तरह का है, इसका सिलेबस आउटलाइन देखेंगे, बुक्स कौन सी पढ़नी है और डिफरेंट तरह की टिप्स एंड टेक्निक्स देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस टाइम पे 2 पेपर उठा रहे हैं, इस टाइम पे एक पेपर थोड़ा सा अंडर डूइंग है। अगर आप कहें मैंने 1 पेपर देना है तो मेरे ख्याल में 1 से ज़्यादा पेपर दिया जा सकता है, टाइम एम्पल है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं मेरे लिए 1 बहुत है, तो फिर किसी के बहकावे में नहीं आना कि सब 2 उठा रहे हैं तो मैं भी 2 उठा लूँ। अपनी कैपेसिटी को देख के उसके हिसाब से फैसला करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 3 पेपर थोड़े से लाइट वेट होते हैं। तो इस पेपर के बारे में क्या सुना है? सीनियर से कुछ तो पता किया होगा जब आपने सोचा होगा अब हम आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे। क्या सुना है इस पेपर के बारे में? ये थ्योरी वाला होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये इजी होता है पास करना। क्या सुना है इस पेपर के बारे में? ये इजी होता है और थ्योरेटिकल होता है, लेकिन ये नहीं सुना कि इसको पास करना भी इजी होता है। बस ये इजी होता है, ठीक है। क्या सुना है वो उधर से जो भाई है इस पेपर के बारे में? ठीक है, सही है। तो उन्होंने कहा मैंने सुना नहीं है, मैंने महसूस भी किया है। ये सारे जो कह रहे हैं इजी है, ये जो है ना ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है, ये धोखा है। ये इसीलिए मैंने ना वो क्लियर किया। उन्होंने कहा इजी, मैंने कहा पेपर इजी नहीं लेकिन सब्जेक्ट इजी है, इसमें कोई शक नहीं है, सब्जेक्ट आसान है। और मैं अक्सर कहता हूँ ये इतना आसान है कि फेल हो जाता है, क्योंकि जब ये आसान है तो लोग इसे थोड़ी पढ़ेंगे,
लोग पढ़ेंगे इसके लेफ़्ट राइट जो सब्जेक्ट चल रहा है वो वाला, और खुदा ना खास्ता अगर अकाउंटिंग सेलेक्ट की हुई है साथ में तो बस फिर ये बेचारा तो गया, इसकी बारी नहीं आनी। तो खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन में पहले दिन एक और चक्कर भी होता है, टीचर का इंट्रोडक्शन भी होता है। तो वो मेरे ख्याल में अगर आपने एडमिशन लिया तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने बता दिया होगा, और उसने इतना हाइप क्रिएट करके बताया होगा कि ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं अपने बारे में शायद उतना अच्छा ना बता सकूं जितना आपने किसी से सुन लिया होगा। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उन्हें कहा होगा जज्बाती सा आदमी है, फास्ट ट्रैक स्पेशलिस्ट है, कम टाइम में जो है ना जल्दी जल्दी से सिलेबस ख़त्म करा देता है, और जो है वो तकरीबन हर 6 महीने साल बाद कोई ना कोई बच्चों के मेरिट आ रहे होते हैं। वो बच्चों के मेरिट अपनी वजह से आ रहे होते हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि कम टाइम में उनको एक रास्ता दिखा दें कि आपने चीज़ों को कैसे करना है। तो इस क्लास में आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे हमारी साइड से, मेहनत नज़र आएगी, हम तैयारी कराएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आपको कवरेज दे रहे होंगे, लेकिन अगर आपने साथ नहीं दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ओरिएंटेशन को बाकायदा तरीके से स्टार्ट करते हैं। शायद आपने नोट किया यहाँ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, फेयरवेल अटेम्प्ट। ये आखिरी अटेम्प्ट है, ये बी लॉ इसके बाद भयानक हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों को उस पेपर का अंदाज़ा है या नहीं, कुछ अटेम्प्ट्स पीछे ना ये कंबाइन होके आता था। आईके अपने 7-8 अटेम्प्ट्स लिए हैं बी लॉ और सी लॉ को कंबाइन करके, और उस वक्त उन 8 अटेम्प्ट्स में सबसे घटिया रिजल्ट उसी पेपर का होता था। ऑन एवरेज 12-13% बच्चे पास करते थे। फिर आईकेप को लगा कि नहीं ये ज़रा ज़्यादा ओवर हो गया, आईकेप ने बी लॉ अलग कर दिया, सी लॉ अलग कर दिया, और इनका रिजल्ट आना शुरू हो गया 40% के आसपास। अब ज़्यादा बच्चे पास होना शुरू हो गए तो आईकेप को लगा कि नहीं शायद ये गलत हो रहा है। तो ये फेयरवेल अटेम्प्ट है, आखिरी अटेम्प्ट है बी लॉ की जिसमें ये कम भयानक है। बाद में इसने सी लॉ के साथ जुड़ना है और इसने ग्रुप ए का सबसे बड़ा पेपर बन जाना है, शायद पूरे कैफ का सबसे बड़ा पेपर बन जाएगा जब दोनों जुड़ जाएंगे। तो जिस वक्त ये पहले भी जुड़ा होता था उस वक्त काफ़ी ख़तरनाक था। तो हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी और आप इस आसान पेपर को तोड़ के पढ़ना चाहें तो आसान है। ये 2 अलग अलग तैयार करके बी लॉ और सी लॉ पास करना आसान है बनस्बत उस एक अकेले पेपर के जिसमें आपने काफ़ी लंबे चौड़े सिलेबस से लड़ना होता है। आईकेप ने जो नई स्कीम के सिलेबसेस वगैरह हमसे जो शेयर किए हैं उसमें बी लॉ और सी लॉ में से मुश्किल से 10-15% कम किए उन्होंने। बी लॉ में से मुश्किल से तकरीबन कोई 8-10 सफ़े कम किए हैं, और सी लॉ में से भी तकरीबन को 11-12 सफ़े कम किए हैं, और दोनों को जोड़ के एक बड़ा पेपर बना रहे हैं। तो दिस इज़ प्रिज्यूम टू बी द वेरी लास्ट अटेम्प्ट ऑफ ये अकेले वाला पेपर। तो ये गोल्डन चांस है। फिर आईकेप की एक आदत है, आईकेप जब भी स्कीम बदल रहा होता है ना तो कोशिश करता है कि जो बच्चे दरमियान में है ना वो कम से कम हो। जो बच्चे दरमियान में अटक गए होते हैं, फंस गए होते हैं, उनका केस ख़राब हो जाता है। फिर वो एहतजाज भी करते हैं, वो शोर भी बहुत मचाते हैं। तो जब भी इस तरह की ट्रांजिशन हो रही होती है तो आईकेप उन बच्चों को जो वो वाले पेपर दे रहे होते हैं जो ख़त्म होने वाले होते हैं या मर्ज होने वाले होते हैं, उनका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आ जाता है। तो गुमान ये है कि इस दफ़ा बी लॉ सी लॉ दोनों का एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों पेपर ख़त्म करने लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पता है क्या होगा, जिन बच्चों का आधा पास है यानी कि बी लॉ पास है सी लॉ रहता है, सी लॉ पास है बी लॉ, वो अगली दफ़ा से आधा पेपर देंगे, पेपर में जाएंगे और आधे टाइम के बाद आईकेप उन्हें उठा देगा और उन्हें पेपर का सिर्फ हाफ करना होगा। तो अगर आप खाली एक पेपर भी दे रहे हैं तो भी एक फ़ायदा ये है कि नई स्कीम के एक बड़े पेपर में से हाफ आप निकाल के बैठे हुए होंगे। और अगर आप 2 दे रहे हैं तो आप सोचें दिए 2 और पास हुआ 1, लेकिन जो 1 पास हुआ वो बड़ा भयानक पेपर है, और जो 3 दे रहे हैं बी लॉ सी लॉ टैक्स वो बड़े आइडियल सिचुएशन में है, क्योंकि वो नई स्कीम का टैक्स भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बी लॉ सी लॉ का कंबाइंड पेपर भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नई स्कीम में रूल ये है कि ग्रुप ए के 2 पेपर जिसके पास होंगे वो ग्रुप बी का कोई भी पेपर उठा सकता है। तो इफ़ यू एंटर्ड इन न्यू स्कीम इन सच अ वे कि आपके 2 पेपर नए वाले ग्रुप ए के पास हैं तो आप कोई भी पेपर किसी भी कम्बिनेशन में उठा सकते हैं, फिर कोई लिमिटेशन नहीं होगी आपके। डन। तो मेरे ख्याल में ये सारी तहकीक तो आपने की होगी, बस सिर्फ मकसद ये था कि पहले दिन आपके सामने ज़रा इसको एक रिकैप दे दें कि चीज़ें इस तरह से हैं। बी लॉ के बारे में समझते हैं। मेन इश्यूज़ बिज़नेस लॉ के साथ क्या हैं, मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं बिज़नेस लॉ के, थोड़ा सा इसका मैं जिक्र करता हूँ। हम नॉर्मली इसको कैटेगराइज करते हैं 5 प्रॉब्लम्स में। कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम, बी लॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आसान लगता है, और इतना आसान लगता है कि लोगों को लग रहा होता है तो शुगल चल रहा है। हम पढ़ते जा रहे होते हैं, चैप्टर ख़त्म होते जा रहे होते हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, चैप्टर ख़त्म हो रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है,
किसी और सब्जेक्ट में चैप्टर शुरू हुआ है तो पता लगता है जी 3 हफ्ते चल रहा है, इधर चैप्टर शुरू होता है पता लगता है 2 दिन बाद ख़त्म हुआ हुआ है। तो थिंग्स आर गोइंग ईजी, लेकिन क्या होता है वो फिर इतना आसान समझना शुरू कर देते हैं कि फिर फेल हो जाता है। तो आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। पढ़ने में आसान है, देखने में आसान है, लेकिन करने में आसान नहीं है, लिखने में आसान नहीं है। आखिर को कैफ का एक पेपर है, कुछ तो लेवल रखा होगा इसका। तो ये जो प्रजम्पशन है कि ये बहुत आसान है, वो वाकई ही इन टर्म्स ऑफ सिलेबस ही आसान है, बट इन टर्म्स ऑफ जब आप इसे लिखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका टाइम लेता है। दूसरा, रिटेंशन, एक बहुत बड़ा मसला। सीए में आपको सिखाया जाता है लॉजिक आपकी बेहतर होनी चाहिए, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। पीआरसी में आप एमसीक्यूज करते हैं, एमसीक्यू में तो रट्टा चलता ही नहीं, सवाल भी सामने, जवाब भी सामने, जो लॉजिकल बच्चा है वो गो थ्रू कर लेता है। अब इतनी मुश्किल से आपने अपना रट्टा मारने की आदत ख़त्म की और आपने कहा मैं लॉजिकली पढ़ूंगा, कि अचानक से लॉ का पेपर आ गया। लॉ तो है ही कानून, कानून है तो याद तो करना पड़ेगा, रूल्स याद करने पड़ेंगे, एक्सेप्शंस याद करनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट्स याद करनी पड़ेंगी। इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिटेंशन, लोगों की आदत नहीं होती याद करने की। वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो आदत हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। देन हाउ टू अटेम्प्ट ICAP क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बीलॉ के हर सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको अभी तक आदत क्या होती है, FSC तक प्री सीन क्वेश्चन जो किताब में थे वही पेपर में आते हैं। इधर क्या होता है, आप तैयारी करके गए और पेपर में एक अनसीन सा सवाल सामने आ जाता है और आप बैठ के सोच रहे होते हैं कि इसको मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस भी बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पे राइटिंग को समझना भी बड़ा ज़रूरी है और ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमने ICAP के सवालों को अटैम्प्ट किस तरह से करना होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ICAP को कैसे अटैम्प्ट करना है, ICAP की अटैम्प्ट में आपने क्या एहतियात करनी है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। देन एक बहुत बड़ा विलन, PRC एटीट्यूड। यहाँ PRC एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना बैड एटीट्यूड, वर्स्ट एटीट्यूड, गंदा एटीट्यूड, वैसे ही है PRC एटीट्यूड। तो PRC यहाँ पे इस वक्त एक खूबी के तौर पे बयान हो रहा है। PRC एटीट्यूड, ये क्या एटीट्यूड होता है? आप तो PRC से आए हैं, क्या होता है PRC का एटीट्यूड? बस रीड कर लो हो जाएगा, पेपर में सामने MCQ में सवाल जवाब तो लिखे हुए ही होंगे। उसी PRC में ज़रा थ्योरी और न्यूमेरिकल को डिफरेंस कर लेते हैं। QM पे कितनी मेहनत की, इंट्रो टू अकाउंटिंग पे कितनी मेहनत की, वर्सेस इकोनॉमिक्स या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पे कितनी मेहनत की। किसको लाइट लिया, किसको हैवी लिया, किसको हैवी लेके भी उसने दगा दे दिया। तो PRC से ये एक बात समझ आ जाती है लोगों को कि करने न्यूमेरिकल होते हैं, थ्योरियाँ तो शोगल में पास हो जाती हैं। इस एटीट्यूड के साथ जब आप आगे इस पेपर को उठाते हैं और इसको भी उतना ही लाइट समझ रहे होते हैं जितना इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स को लाइट समझा है, ये खा जाता है। इसको इतना लाइट नहीं लेना हमने। तो जो PRC में एक एटीट्यूड बन गया है ना पढ़ने का, कम पढ़ने का। CA में आने से पहले ये वचन दिया था कि मैं 17 घंटे पढ़ूंगा। CA में आने से पहले क्या आप में से किसी ने बताया था कि CA तो शुगल में हो जाता है? आप नहीं भी पढ़ते तो भी होता रहता है खुद ही से। सबने कहा बहुत सख्त है मत जाओ, आपने कहा नहीं मैं तो आग लगाऊंगा। और जब आए तो आग लगाने के लिए तो सामने PRC था, हलवा। नहीं सर, हलवा थोड़ी, हमने बड़ी मेहनत से पास किया। अगर आपने उसे जो किया है उसे मेहनत कहते हैं तो यहाँ वो चीज़ डबल चाहिए कम से कम। तो PRC वाला एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ अब आपको समझना होगा कि आप कैफ में आ चुके हैं और ये एक मैच्योर सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ ICAP की एक्सपेक्टेशन होती है। ICAP फिल्टर लगा के जो PRC से बच्चे आए उनमें से आधे उड़ा दिए उन्होंने, अब बकाया आधों में से रिजल्ट आएगा। तो अगर बीलॉ का 40% रिजल्ट है तो ये वो 100% लोग जो पीछे से आ रहे हैं उनमें से 50% तो फारिग हो गए, 50% आगे गए। उन 50% का 40% पास, ये टोटल का 20%, जो टोटल लोग पीछे से आ रहे थे उनका 20% ये पेपर पास कर रहा होगा। यानी हर 5 में से एक बच्चा पास कर रहा होगा और 4 नहीं पास कर रहे होंगे। हर वो 5 बच्चे जिन्होंने PRC शुरू किया। तो कैफ के चीज़ें थोड़ी भयानक हैं। और ये तो मैं उस पेपर की बात करूँ जिसका रिजल्ट फिर भी बेहतर है। कुछ ऐसे पेपर हैं जिनका 23% रिजल्ट भी आ जाता है, 27% रिजल्ट भी आता है। तो PRC एटीट्यूड को साइड पे करना होगा। PRC में आपने शोगल मोगल किया, बहुत अच्छा, आपने ज़िंदगी को एंजॉय किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो है ना वो अब आप ज़िंदगी को ना इंटरवल्स में एंजॉय किया करेंगे।
एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। नहीं होता, पेपर दिया और अगली क्लासें शुरू होने से पहले तक जो टाइम है उसको खुल के एंजॉय किया, क्योंकि जब क्लासें शुरू हो गई तो दोबारा से अच्छे वाले बच्चे बन गए। तो ये एटीट्यूड हमें ख़त्म करना पड़ेगा। फिर शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी, इस सब्जेक्ट में ना कुछ बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ी आ जाते हैं बीच में। आप जब ऐसे पढ़ने बैठते हैं तो अचानक से हॉस्टल में कोई ना सीनियर सा बच्चा पास आके बैठता है, क्या कर रहे हो, देखते हैं एक बच्चा बीलो पढ़ रहा है, और वो एक्साइटेड हो जाता है कि मैं इसे जाके अच्छे अच्छे मशवरे दूँगा। कहते हैं बीलो सारा पढ़ोगे, वो सारा कौन पढ़ता है, तुम्हें नहीं बताया टीचर ने, चैप्टर 4 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, ये कर लो, ये कर लो, 70% पेपर तुम्हारा सीधा है। और वैसे भी पेपर में 30% तो आता ही नहीं है, तो तुम क्या 18 चैप्टर पढ़ने बैठे हो, पागल हो गए हो। किसी सियाने सीनियर से मशवरा कर लो, ये 10 चैप्टर कर लो, तुम्हारा पेपर पास है। बच्चा कहता है टीचर तो शायद बेवकूफ़ आदमी था, उसने मुझे नहीं बताया। वो हालांकि टीचर अपना टाइम बचा सकता था, कराते ही वो 10 चैप्टर, तो टीचर पागलों की तरह 18 चैप्टर करा रहा था। लेकिन ये जो मेरा हमदर्द किस्म का जो सीनियर है ना, ये जो मशवरा दे रहा है, ये कमाल है, इसकी सुन लेता हूँ, इसने मेरा पेपर पास करा देना। टीचर तो गला ही मनिया ने। तो शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी बहुत दुनिया आपको समझाएगी, लेकिन आपने किसी की नहीं सुननी। और अगर उनकी सुननी है तो फिर बाद में ये नहीं कहना कि सर मेरा रिजल्ट ख़राब क्यों आया। अगर एक सब्जेक्ट हम मानते हैं छोटा है तो मज़ीद उसे छोटा नहीं करना, उसको उसके फिर मेरिट पे आके तैयारी करनी है। तो 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको बहुत आसान समझ लेना। इसमें रिटेंशन की मौजूदगी, इसके पेपर को आईकैप में अटेम्प्ट कैसे करना है वो वाली चीज़ हमें समझनी होगी, पीआरसी का एटीट्यूड हमें माइनस करना होगा, और शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना होगा। अब शॉर्टकट की तरफ लोग जाते क्यों हैं, पास पेपर एनालिसिस से हमें थोड़ी सी समझ आ जाएगी गेम। हमारे सिलेबस में 4 ग्रेड्स हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, 5 से 8 नंबर की वेटेज है। इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। ये एक चैप्टर के 5 से 8 नंबर तक आईकैप ने कहा है कि हम यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लॉ है जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एसेंशियल्स और परफॉर्मेंस। आईकैप कहता है 20 से 25% यहाँ और 25 से 30% यहाँ। ये ग्रेड बी है, इसमें 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 2, 3, 4 और 5। और फिर ये ग्रेड सी है जिसमें 25 से 30 नंबर का पोर्शन आना है और उसमें 5 चैप्टर्स हैं। और मैं नॉर्मली ग्रेड सी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि ग्रेड सी जो है इसके अंदर बड़े मज़े के चैप्टर्स हैं और बड़ा कम तैयारी करके आप ज़्यादा कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो चैप्टर 6 है ये 4 सफ़े का है, सिर्फ 4 सफ़े का। सोचें क्या ये यशी लगी, एक चैप्टर जो हुई 4 सफ़े का। अब अगर मैं बताऊं कि ये इस ग्रेड का सबसे बड़ा चैप्टर है, ये 3 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 2 सफ़े का है। गिनते हैं, 4 + 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 2 11। नंबर कितने, पास होने के लिए कितने चाहिए, 50। तो अगर उसमें से आधे 11 सफ़ों में से आ रहे हैं तो 11 सफ़े तो घोल के पी जाए। ये तो लिख लिख के याद करें। आपका जो हॉस्टल का कमरा, आपका घर का कमरा, जैसे ही उसमें एंटर हो तो सामने चैप्टर नंबर 8 लिखा हुआ हो, राइट साइड पे चैप्टर 7 की फाइलें लगी हुई हों। तो ये बड़े मज़ेदार तरीके से सिलेबस पे ग्रिप हो जाती है अगर ये वाला एरिया अच्छा हो। आईकैप को पसंद भी बहुत है और इसमें तकलीफ भी कम से कम है। लेकिन फिर सियाने क्या कहेंगे, वो कहेंगे बस यही कर लो, इनकी क्या ज़रूरत, इसमें तकलीफ़ ज़्यादा है, उसमें तकलीफ़ कम है। उस तरह की हरकत नहीं करनी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 9 चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दिया आईकैप ने, और अगर मैं इसको सम करूं तो 45 से 55 नंबर का पेपर उन्होंने कहा कि हम पूछेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फिर आईकैप ने अदर लॉज का पोर्शन दिया 35 से 52 नंबर का। अदर लॉज हैं 8। इस पेपर का नाम है बिजनेस लॉज। तो इसमें 10 बिजनेस के लॉ है। एक आईने पाकिस्तान है, वो इसमें चैप्टर 1 में पाकिस्तान के आइन का थोड़ा सा पोर्शन, ये जो हमारा पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली सेनेट से रिलेटेड हल्की सी डिस्कशन हमारे सिलेबस में यहाँ। फिर एक लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें 9 चैप्टर्स हैं। फिर 8 लॉज हैं। पार्टनरशिप एक्ट है इन 3 चैप्टर्स में। इन 2 चैप्टर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है, और ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें 6 लॉज हैं, 2-2 सफ़े का एक लॉ।
आईकेएप ने क्या किया, नंबर ऑफ लॉज बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन किसी भी एक लॉ में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतरे सिवाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो ये तकरीबन इस तरह से ग्रुपिंग बन जाती है कि आईकेएप इन 3 में से सवाल बना लेता है, इन 2 में से सवाल बना लेता है, और इन 3 में से कंबाइन करके 10-11 नंबर का सवाल बना लेता है। इस सिलेबस आउटलाइन को जब यूँ देखें तो ये हवाई बात है। आप कहेंगे सर आईकेएप ने कह दिया है, वो कौन सा यहाँ से इस तरह के सवाल बना लेगा। तो थोड़ा सा अगर इस ग्रिड के हिसाब से हम इसकी शक्ल देखें तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है। स्प्रिंग 2022 में नई स्कीम आई थी, उस ज़माने की नई स्कीम का नाम था 2021 की स्कीम। उस स्कीम के तहत आज तक 6 पेपर्स हुए हैं, जब इन्होंने इन पेपर्स को तोड़ दिया था। पहले इकट्ठे हुआ करते थे, तोड़ने के बाद से जितनी अभी तक अटेम्प्ट्स आई हैं वो हमारे सामने है। चैप्टर 1 आईकेएप ने कहा था कि हम पूछेंगे 5% से 8%, 6 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। शुरू में ज़्यादा था, फिर आहिस्ते आहिस्ते 6 पे आ गया, फिर उन्हें समझ आ गया कि यार 5 भी बहुत है। लेकिन किसी अटेम्प्ट में 5 से नीचे नहीं गए और किसी अटेम्प्ट में 8 से ऊपर नहीं गए। तो इसका मतलब है 5 से 8 वाला वादा पूरा किया। तो आई कैन से कि पेपर में कम से कम 5 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। और ये वाहिद चैप्टर है जहाँ से लाजमी सवाल आना है। बाकी ये देखें ना, इस ग्रिड में से एक चैप्टर स्किप भी कर दें तो भी उन्होंने नंबर पूरे कर लेने हैं, लेकिन इसमें से सवाल आना ही आना है। तो एक जो पक्का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात एक ही है, इसमें से लाजमी सवाल आना है, और आना भी 5-6 नंबर का है। अच्छी बात इसलिए है कि अगर चैप्टर 1 भयानक लग रहा हो तो लोग छोड़ते हुए ज़्यादा दुखी नहीं होते। उन्हें ये डर नहीं होता 11, 12, 15 नंबर का सवाल ना मिस हो जाए। उन्हें पता है ज़्यादा से ज़्यादा मिस होगा 5-6 नंबर का। और अच्छी बात भी है कि ये करने के बाद कम से कम 5-6 नंबर तो फ़ौरन कंफर्म सिक्योर हो जाएंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 2, 3, 4, 5, ये वाली ग्रेड जो आईकेएप ने कहा था 20 से 25% के लिए पूछेंगे। 23, 24, 25, 20.5, 25, 25। इस अटेम्प्ट को छोड़ के देखिए वो 25 के करीब रहे हैं। मैं अगर वेटेड एवरेज निकालूं तो 23% बनती है। लेकिन अगर मैं ट्रेंड देखूं तो इस एक अटेम्प्ट जिसमें थोड़ा सा उनसे मिस कैलकुलेशन हो गई वो तकरीबन 25 के करीब रहे। तो ये 20 से 25 को 25% कंसिडर करना है। तो 4 चैप्टर्स में से 25% पेपर। फिर मजीद नीचे आते हैं ये 5 चैप्टर जो छोटे छोटे से थे। तो असल में आईकेएप कितना पूछ रहा है? 31, 31, 29.5, 29.5, 26, 27.5। इफेक्टिवली 29% वेटेड एवरेज है। लेकिन अगर हम देखें तो ये तकरीबन इसमें भी 30 क्रॉस हुआ, इसमें भी 30 क्रॉस हुआ, इसमें तकरीबन 30 पे खड़े हुए हैं। इन 2 अटेम्प्ट्स में थोड़ा सा नीचे आए। तो शायद सेफ साइड में कह सकता हूँ कि 28 नंबर का पेपर तो इन 5 चैप्टर्स में से 11 सफ़ों में से बन रहा है। फिर अदर लॉस की बात करें तो उसको तोड़ दिया। पार्टनरशिप एक्ट से तकरीबन 21% ऑफ द पेपर 3 चैप्टर से मिला के ऑन एवरेज। रिसेंट अटेम्प्ट में 22.5, 26.5, 21। तो ये इसके नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8% को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी उन्होंने इस वाली साइड पे। और इसमें भी ज़्यादा फोकस कहाँ है? ऊपर वाले चैप्टर पे 6, 8, 7। नीचे वाला बस पूछ भी रहे हैं तो बस गुजारा मुजारा। इस अटेम्प्ट में बहुत जोश में आ गए थे। तो कोई कंफर्म नहीं है कि आईकेएप के अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर पे ज़्यादा जज्बाती हो जाए। फिर आते हैं आखिरी अदर लॉज। ये 3 लॉज हैं और ये 3 चैप्टर हैं जिनमें 6 लॉज हैं। 15 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर। तो ये 10 से 15 के दरमियान घूम रहे हैं। औसतन है तकरीबन 13%। ये 3 चैप्टर से प्योर क्रैमिंग के सवाल आते हैं। चैप्टर 1 से प्योर क्रैमिंग का सवाल आता है। चैप्टर 15 से प्योर क्रैमिंग का सवाल आता है। 14 से मेजॉरिटी क्रैमिंग का सवाल आता है। तो यूँ समझे कि ये तकरीबन 5 और 1 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको फॉर श्योर क्रैमिंग मिलेगी, जिसमें लॉजिकल, वकीलों, डिबेट वाले सवाल नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर रट्टे वाले सवाल मिलेंगे। कहानी कुछ को समझ आई? अब कहानी को वैसे देखते हैं जैसे वो सन्यासी, वो जो सीनियर्स बताते हैं। जैसी एनालिसिस आपके पास आया तो आपने राइट पे देखना शुरू कर दिया नंबर कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, उन परसेंटेजेस को जोड़ना शुरू कर दिया। तो इससे पहले कि आप जोड़ के गलत तरीके से नतीजा निकालें, मैं निकाल देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स में से 56% पेपर। 18 में से 6 चैप्टर्स में से 56% पेपर।
कभी कम ज़्यादा भी हो रहा होगा, ये एवरेज है। रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स की एवरेज निकाल के देखें। ओ मेरे सामने तो इतने सारे PRC QM पास करके आए हुए लोग हैं। ऐड करते हैं 13 और 13.5, 26.5, 26.5 और 19, हाँ जी 45.5, 45.5 और 3.5, खुदा का खौफ करे। हाँ जी एक जवाब दें, 48 या 49? 49 पक्का? 49 में 6 ऐड करें, 55 में 7 ऐड करें, 62। इसको टोटल करके देख लेते हैं। 7 और 14, 21 और 13, 34, 34 और 12, 46 और 4, 50 और 4, 54 यहाँ और 62 यहाँ। इतनी बड़ी वेरिएशन 7-8 नंबर की तो इन 2 अटेम्प्ट्स में ही हो गई। लेकिन बहरहाल 50 से नीचे जाता हुआ कहानी कहीं नहीं लग रही। सिर्फ सबसे वो पीछे वाली अटेम्प्ट में उन्होंने कम पूछा, फिर बाद में उन्हें समझ आ गया और उन्होंने इन 5-6 चैप्टर्स में से वेटेज बहुत ज़्यादा बना दी। तो होना ये है कि किसी बंदे ने ना ये सारे वो निकाल के कुंडलियाँ मिला के और कहना है कि यार ये 6 चैप्टर तैयार कर लो। हम इन्हें कहेंगे ये सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कुछ को मॉडरेटली इंपॉर्टेंट भी कहेंगे और कुछ को स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट कहेंगे। इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अब हमने क्या किया, 6 के 3 ब्लॉक्स बना दिए। ये 6 के मिला के 15% और ये 6 के मिला के 56%। तो इसका मतलब है कि आपकी 4 गुना ज़्यादा तवज्जो के हकदार हैं ऊपर वाले 6, कि इनको ज़्यादा फोकस किया जाए, इनके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए। फिर ये दरमियाने हैं 6 चैप्टर्स में से 29% और फिर ये उससे नीचे वाले हैं 6 चैप्टर्स में से 15%। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? पेपर किस तरह का होगा? आपने अभी तक MCQs पे पेपर दिए हैं, यहाँ पे 15 नंबर MCQs के होंगे और 85% सब्जेक्टिव पेपर होगा। जो हम पढ़ रहे होंगे उसी के बीच में से ICAP क्या करेगा, टेक्स्ट उठा के हमारी किताब का थोड़ा सा उसे गोल घुमा के हमें एक MCQ के फॉर्म में देगा, या फिर कोई केस स्टडी बना देगा टेक्निकल सी, और बड़ी मेहनत से 5-10 मिनट की जिद्दोजहद के बाद हम जवाब तक पहुंचेंगे और मिलेगा 1 नंबर। तो MCQs के साथ क्या करना है, पहले कौन से MCQs करने हैं, बाद में कौन से, ये आज का टॉपिक नहीं है। आज तो अभी हम सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हमने इस पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। 40% ICAP कहता है नॉलेज बेस्ड होगा और 60% एप्लीकेशन बेस्ड होगा। नॉलेज बेस्ड ICAP कहता है रट्टे वाले सवालों को और एप्लीकेशन बेस्ड कहता है लॉजिकल सवालों को। उनकी ज़बान में नॉलेज बेस्ड का मतलब है जहां बच्चों की नॉलेज याददाश्त चेक कर रहे हैं, और एप्लीकेशन जहाँ आप देख रहे हैं कि उस नॉलेज को उन्हें अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको एक सिचुएशन दे देंगे, लॉ पढ़ लिया आपने, एक सिचुएशन देखेंगे, ये सिचुएशन है, हमीद ने मजीद के साथ ऐसा किया, बताओ सही किया या गलत किया। तो आपने लॉ की मदद से बताना होगा कि हमीद ने मजीद के साथ यहाँ पे कुछ मुनासिब किया या नहीं किया। क्लियर? वो कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर का सवाल पूछेंगे। यहाँ पेपर में बड़ा सवाल 6 नंबर के सवाल को कहते हैं। पेपर में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ऑन एवरेज 2, 3, 4 नंबर के होते हैं। 5 नंबर का या 6 नंबर का सवाल बड़ा सवाल माना जाता है BLOG के एग्जाम में। तो अच्छी बात यह है कि हमें छोटे छोटे से बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाता है। आपको इकट्ठे 12-13 नंबर का सवाल नज़र नहीं आएगा ऐसा जो आपको नहीं आता और आप सर पकड़ के बैठ जाएं। हाँ, अकाउंटिंग्स में ऐसा होता है, टैक्स में ऐसा होता है कि पूरा न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वहाँ बड़े सवाल आते हैं। BLOG में सवाल छोटे छोटे से बहुत सारे होते हैं। किताब कौन सी फॉलो करें, किस तरह से चीज़ों को लेके चलें? किताब में नॉर्मली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो किताब सजेस्ट होती है जब आप PRC में होते हैं तो सारे आपको बता रहे होते हैं कि जी ICAP की किताब बड़ी अच्छी है। लेकिन उसी PRC में जब आपके किसी टीचर ने अपने नोट्स वगैरह बनाए होते हैं या अपना कोई चीज़ तैयार की होती है तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आप इससे पढ़ लो। ICAP की किताब को समराइज़ किया होता है, पॉइंट्स बना दिए होते हैं और याद रखने के लिए आसान कर दिया होता है। तो जब आप कैफ में आते हैं तो थोड़ी सी आदत आपकी PRC की होती है, लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आप लोग टीचर्स की किताबों में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको ICAP की किताब पसंद है आप ICAP की किताब से पढ़ते रहें, लेकिन किसी 1-2 चैप्टर को कभी कंपेयर कर लीजिएगा दोनों किताबों में। तो हम लोगों का यहाँ पे होता है कि मेरी किताब जिसका नाम बिजनेस लॉ मेड इजी, उसमें क्या किया है, उसमें ICAP के सारी किताब को ईजी नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। हर चैप्टर के पास पेपर्स के जितने 2000
9 से हमारे पास सवाल हैं, वो सारे मौजूद हैं, उन सब के सोल्यूशन मौजूद हैं। जहाँ जहाँ एग्जामिनर ने सवाल पे तबसरा किया, कमेंट्स दिए हैं, वो मौजूद है। और फिर मार्किंग स्कीम के कितना लिखने के कितने नंबर थे, वो सब मिला के एक किताब में इकट्ठा कर दिया। और किताब एक बड़ी सब्सिडाइज सी अमाउंट में अवेलेबल है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस वक्त कितने की मिलती है, लेकिन अगर आप में से किसी ने ली हो तो कितने की है, कोई है? 500। तो 500 में वो किताब आपको मिल जाती है, जिसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो कोशिश ये की है हमने, उसकी ना प्रिंटिंग वगैरह में थोड़ा सा मार्जिन वो करके पब्लिशर से कहा था कि भाई आपने इसको सस्ते से सस्ता करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको लगे कि ये तो सस्ता करने के केस में पेपर की क्वालिटी ख़राब हो गई, तो मेरी किताब सॉफ्ट में आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर हो जाएगी। आप जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, अभी चूँकि आज पहला दिन है तो 1-2 दिन तक हम सारी एक्टिविटीज़ कर लेंगे, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी किताब जो है वो उसकी गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा और हर चैप्टर आपके पास सॉफ्ट में मौजूद होगा। आप पूरी किताब ना सही, आप नोट्स वाले पोर्शन का अपने तौर पे खूबसूरत सा प्रिंट निकाल के अपनी खूबसूरत सी बाइंडिंग बनाना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो जो जिसके पास पैसे हैं और वो कहता है कि जी मुझे क्वालिटी ज़रा ज़्यादा प्रीमियम सी चाहिए, तो वो प्रिंट निकाल ले। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने उसको लो कॉस्ट पे अवेलेबल कर दिया है। तो किताब, नोट्स, पास पेपर, सोल्यूशन, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट सब उस किताब में आ जाते हैं। उसको हम कहते हैं बिजनेस लॉ मेड इजी। फिर भी अगर आपको आदत है कि नहीं सर मैं तो जब तक आईकेप की किताब ना पढ़ लूँ मुझे सुकून नहीं आता, तो आप आईकेप की किताब पढ़ते रहें, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मेरी किताब उसी तरतीब में जिस तरतीब में आईकेप की किताब है, टॉपिक्स भी उसी तरतीब में रखे हुए हैं और डेफिनेशंस की लैंग्वेज भी वही है, क्योंकि डेफिनेशन में हम चीज़ें नहीं छेड़ सकते। बस आईकेप की किताब में क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, नीचे 3-4 एग्जांपल दे देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर 3-4 एग्जांपल। तो होता ये है कि पूरे सफ़े में ना 3 लाइनें होती हैं पढ़ने वाली और बाकी एग्जांपल्स होती हैं जो दोबारा नहीं देखनी होती। मैंने अपनी किताब में क्या किया है कि जहाँ एग्जांपल देनी थी उसको एक एंड नोट लगाया, रेफरेंस लगाया और किताब के एंड पे ले गया। तो इस किताब में 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो नोट्स के बीच में नहीं आ रही। तो जब याद करने बैठेंगे तो आपको हौसला होगा कि एक सफ़ा याद करने वाला, लेकिन शायद उससे रिलेटेड कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स पीछे ज़रूर दी हुए होंगे। एग्जाम्पल समझने के लिए, याद करने के लिए नहीं है। याद आपने उतना ही करना है जितना नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। सॉफ्ट में आपके पास फ्रीली किताब अवेलेबल है और उसके अलावा फिजिकल कॉपी जो है वो बुक शॉप सब्सिडाइज अमाउंट पे मिल जाएगी। प्लस आप आईकेप की किताब यूज़ करना चाहें या कोई भी, तो आपकी अपनी चॉइस है। डन। अब करना क्या है, ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स, क्विक थिंग्स जो हमें करनी बड़ी ज़रूरी हैं। हमें करना क्या है, हमने डेली लेक्चर अटेंड करना है सबसे पहले। ये थोड़ा सा फीका हुआ है, देखिए अगर कोई टीम मेंबर मौजूद हो। डेली लेक्चर, लेक्चर मिस नहीं करना। गुनाह कबीरा है अगर आपने क्लास छोड़ दी, क्योंकि जिस दिन आपने क्लास छोड़ दी और आप अगले दिन आएंगे ना, तो आप अजीब सी नज़रों से सबको देख रहे होंगे, सबके सब कुछ और बातें कर रहे होंगे और आप पता नहीं कहाँ पे होंगे। फिर आप सोचेंगे मैं उसे कवर कर लूँ, और आप एक दिन में जब 2 दिन का टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे वो मुश्किल हो जाएगा। जब मुश्किल होगा तो आप कहेंगे मैं वीकेंड पे तैयार कर लूँगा, तो वीकेंड तक 2-3 लेक्चर्स और पाइल अप हो गए होंगे। और वीकेंड पे जब आप बैठ के देखेंगे कि सर ने तो 2 चैप्टर ख़त्म करा दिए, तो आप कहेंगे मेरे से तो नहीं हो रहा, बीलो मैं इसको छोड़ता हूँ, सीलो अच्छा चल रहा है मैं उसको करता रहता हूँ। तो जहाँ आपने एक भी लेक्चर छोड़ा ना, आप मायूस हो जाएंगे। हम लोगों ने तकरीबन 50 दिनों में ख़त्म करना है सिलेबस, और 50 दिनों में बीच में छुट्टियां भी होंगी, संडेज भी आएंगे। ये 6 डेज अ वीक क्लास है और 1.25 घंटे की क्लास है। तो संडेज को अगर हम हटा के देखें तो हमारे इतने दिन नहीं हैं जिसमें छुट्टी करके आपको को बड़ा फ़ायदा हो। और दूसरा, ये क्लास तो शुरू ही अब हुई है, आप तो पीआरसी से कब से पेपर दे के फारिग हुए हुए थे, तो आपने ऑलरेडी काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं। तो कोशिश ये करनी है कि इसमें छुट्टी ना की जाए, ना टेस्ट वाले दिन छुट्टी की जाए, ना लेक्चर वाले दिन। तो डेली का लेक्चर ज़रूर लेना है। जो सीए में डेली पढ़ता है ना, वो हमेशा कम पढ़ता है। आपको सीए की बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी, लोग कहेंगे मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 13 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 17 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे पेपर नहीं पास हो रहे, इसलिए कि वो 13 घंटे पढ़ता है। मुझे समझ नहीं आता वो 13 घंटे पढ़ता क्या है। जब टीचर ने क्लास में 1 घंटे में वो सारी चीज़ें पढ़ा के उसकी इंग्लिश भी दिखा दो खू के भेज दिया, और जो होमवर्क दिया वो होमवर्क भी 1-1.5 घंटे से ऊपर का नहीं था, तो वो बच्चा 13 घंटे क्या पढ़ रहा है।
वो 13 घंटे अपने पिछले वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर रहा है, और जब वो एक लेक्चर के बजाय 3 लेक्चर लेने बैठा है तो फिर दिमाग भी मूव हो जाएगा। फिर 7 घंटे तक तो किताब खुली हुई, उसे नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा। आज से लेके CA फाइनल तक, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आज से लेके CA फाइनल तक किसी दिन औसतन टाइम एक स्टूडेंट के पढ़ने वाला वो 3 से 4 घंटे है। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और वो बंदा बता रहा है जो 17 साल से पढ़ा रहा है और काफ़ी सारे वेंचर्स को हेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। CA फाइनल इतने अरसे से हम चला रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह पे बड़े सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। आज भी कम से कम 2000 ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं। इन सबको ऑब्ज़र्व किया है, इन सब की लाइफ को ऑब्ज़र्व किया है, इन सब के पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डेली पढ़ता है वो हमेशा कम पढ़ता है। CA में अदर देन क्लासेस 3 से 4 घंटे की पढ़ाई इज़ मोर देन अनफ, बल्कि मच मोर देन अनफ। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। इससे ज़्यादा जो पढ़ रहा है ना, उसे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ गलती कर रहा है। शायद उसे टॉपिक समझ नहीं आया है, जिसके बाद उसको सवाल पे बहुत टाइम लग रहा है। शायद वो 2 दिन का लेक्चर इकट्ठा कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो गया। वरना CA में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। हमें मेडिकल वालों से कम पढ़ना होता है। जनरली हमने मेडिकल वालों से कम पढ़ना होता है। ये आप सबको नज़र आता है कि वो लोग पास होते जा रहे होते हैं और CA वाले फेल हो रहे होते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि वो 6-6 घंटे डेली पढ़ रहे होते हैं और हम 6 घंटे भी नहीं पढ़ते। हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन हो सकता है हम 10 घंटे पढ़ रहे हो क्योंकि हम सही से पढ़ ही नहीं रहे। एक छोटी सी, चूंकि अब हम टिप्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी एडवाइस बड़ी ज़रूरी है। पढ़ते हुए मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करें। क्लास में लेक्चर चल रहा है, टीचर का बीच में कोई नोटिफिकेशन देख ली हल्की फुल्की, मुझे उस पर भी कोई ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि मैं रोक सकता ही नहीं। मैं रोक भी दूंगा तो भी आप लोगों ने कौन सा बाज आ जाना है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं ना, आपको पता है ये मोबाइल जो है ना, जब इनको ऑफ़ करके चार्ज करें तो इनकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है, और आपकी भी। तो कोशिश ये करें कि जो आपने 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले सोचे हुए हैं ना, मोबाइल ऑफ़ किया, उसको अपने से दूर जाके किसी जगह चार्जिंग पे लगा दिया ऑफ़ करके। कोई अहम नोटिफिकेशन तो नहीं मिस हो जाएगा? कहीं आप करोड़ों के बिजनेस तो नहीं कर रहे? कहीं आपने अपने बहुत ज़्यादा बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को संभाल के तो नहीं रखना, जिनकी कॉल मिस हो गई तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वाले कहते हैं कि मुझसे 24 घंटे बातें करो फ़ोन पे? तो घर वालों का भी मसला नहीं है, कोई बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी हाथ से मिस नहीं हो रहे, कोई करोड़ों की डील्स भी माइनस नहीं हो रही, तो 4 घंटे के लिए फ़ोन बंद हो सकता है। अच्छा, जब आप सो रहे होते हैं तब भी तो आप फ़ोन पे रिप्लाई नहीं कर रहे होते, तो इसका मतलब है कि कभी कभी फ़ोन ना भी देखें तो ज़िंदगी चल सकती है। सिर्फ मेरे कहने पे एक आदत बना लें, हर दिन कोई से 3 से 4 घंटे ऐसे रखें जिसमें आप फ़ोन ना देखा करें, और बेस्ट तरीके उसे ऑफ़ करके चार्जिंग पे लगा दें। उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, और आप जब पढ़ेंगे ना, आप आवाज़ार हो जाएंगे। आपका दिल करेगा मैं उठ के दीवारों में टकरे मारूं, मैं इतना पढ़ चुका हूँ। 3 से 4 घंटे जो पढ़ता है ना, उसके कानों से धुएं निकल रहे होते हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 13 घंटे से पढ़ रहे होंगे, और उनको देख के आपको नहीं लगेगा ये 13 घंटे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो साथ साथ मोबाइल भी देख रहे हैं, नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं। फेसबुक पे बार बार क्लिक करके देख रहे हैं, शायद मजीद को कमेंट आ गया हो मेरी पोस्ट पे, शायद को लाइक बढ़ गए हो। और मैं तो खैर पुराने दौर का आदमी हूँ, आप कहेंगे सर फेसबुक तो बहुत पीछे रह गया है, इंस्टा है, अब स्नैपचैट है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो इतनी ज़्यादा जगह पे इतने सोशल कनेक्शंस का आपने करना है क्या है? और अगर वहाँ से वाकई करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो फिर पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? फिर इधर क्या करने आए हुए हैं? इधर आप आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका बाप को बहुत तूफ़ानी अमीर आदमी नहीं है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें आपको करोड़ों का बिजनेस शुरू करवा देगा। आप एक ऐसी फैमिली से हैं जिसमें आपको पता है कि आई हैव द सोल्यूशन, मैंने मेहनत करके एलिवेट करना है अपनी फैमिली को। तो अगर आपने मेहनत करके एलिवेट करना है तो फिर वो मेहनत करनी है। और मैं मुश्किल मेहनत की बात नहीं कर रहा, मैं आसान मेहनत की बात करूँ। वो आसान मेहनत क्या है? 3 से 4 घंटे पढ़ते हुए सिर्फ फ़ोन ऑफ करना है, बस। ये आदत अगर आपने बना ली, लाइफ भर आप दुआ देंगे, क्योंकि आपके पास हर दिन वो टाइम होगा। मज़े की बात है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेल ऑफ कर लेना है।
मज़े की बात है, उसके बाद आप 6 घंटे फेसबुक पे बैठे, मुझे कोई दुख नहीं है। एक और मज़े की बात बताऊँ, 6 घंटे मज़ा भी आएगा फेसबुक पे बैठने का। जब 10 घंटे आप पढ़ भी रहे हैं और फेसबुक पे भी हैं ना, तो फेसबुक पे बैठे सोच रहे होते हैं पढ़ाई तो हुई ही नहीं, और पढ़ाई करते हुए सोच रहे होते हैं कोई बंदा मेरी पोस्ट पे को पुठा सा कमेंट करके ना चला गया हो, उसे भी तो पकड़ना है, पता नहीं कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट ना आ गई हो। लाइक्स को भी तो जा जाके एनालाइज करना है कि अंगूठा किसने लगाया, तो दिल किसने बनाया, तो हंसने वाला किसने वो स्माइली बनाया। वक्त बहुत है ना, आप लोग अहम इतने हैं कि आपके लिए आने वाले रिएक्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है। हम थोड़े से ज़्यादा अहम होंगे आप लोगों की निस्बत, हम टीचर्स, या अगर मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट को हेड कर रहा हूँ और 3-4 ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें, तो शायद मेरे पास तो वो करोड़ों वाली फ़ोन कॉलें आती हुई होंगी, मेरा फ़ोन वो पड़ा हुआ है और वो इतना साइलेंट है कि वाइब्रेट भी नहीं करेगा। और पिछले 5.5 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने उसे नहीं देखा, और मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, और मैं इसीलिए अच्छा चल रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं देखा। आपको पढ़ाते हुए अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं तो एक और दुनिया में घुस जाऊँगा। ये बच्चे ने आगे यहाँ फजूल कमेंट क्यों किया, ये दुनिया में क्या चल रहा है, ये एआई तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई, ये फलाना ऐप तो बड़ी मज़े की है, चलो भाई टीमों से जो है वो हम अपने नया सामान मंगवाएंगे। भाई क्या, जब मैं क्लासों से फारिग हो जाऊँ बैठ जाऊँ मैं उस पर सोशल मीडिया पर देखता रहूँ क्या चल रहा है। तो आपने 10 घंटे फेसबुक और पढ़ाई दोनों को साथ नहीं चलाना, आपने 4 घंटे पढ़ाई को साथ चलाना है, उसके बाद पूरा दिन अय्याशी करनी है। करें टारगेट कंप्लीट, दिन में 250 रीलें देखने का, देख लें 100 शॉर्ट्स डेली, कोई मसला नहीं, लेकिन तब देखें जब दिल साफ़ हो, जब पता हो कि मैं अब जो अय्याशी कर रहा हूँ ये मैंने अर्न की है। 4 घंटे पढ़ने से 6 घंटे की अय्याशी अर्न कर लेंगे, और वो 6 घंटे जो जहन पे कोफ नहीं होगी। वरना आप फिल्म भी देख रहे होंगे ना, तो बीच में सोच ये रहे होंगे कि मेरा तो अभी थोड़ा सा टेक्स्ट का न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल टाइम से कर लिया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि डेली लेक्चर लेना है, और फिर घर जाके हर दिन आपने जो पढ़ा है, आपने 3 से 4 घंटे जैसे ही पहली फुर्सत मिले घर जाके फ्रेश होके नहा धो के खाना शाना वगैरह खाया, ईजी हुए और पढ़ाई की तरफ आ गए। एक दफ़ा पढ़ाई को साइड पे कर देना है। फिर बेशक जिसको 10 घंटे सोने की ख्वाहिश है वो 10 घंटे सोए, जिसको फेसबुक पे की ख्वाहिश है वो फेसबुक यूज़ करे। तो अदर दिन क्लास टाइम में आपसे 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं मांग रहा। और अगर आपकी आदत बन गई तो यकीन माने कैफ क्या, सीफैप क्या, एमएसए क्या, सीए कंप्लीट करने तक इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, और इससे ज़्यादा पढ़ना होता भी नहीं है। इससे ज़्यादा कौन पढ़ता है, जो डेली नहीं पढ़ता। तो ये जुमला ज़िंदगी भर याद रखिएगा, जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है। मैंने सब ओरिएंटेशन के साथ साथ ना मैं इस चीज़ का एज ले रहा हूँ कि मेरे सामने वो नए लोग हैं जो अभी आए हैं, और मैंने इतने सारे लोगों को बीच में तंग होते भी देखा है, ख्वार होते भी देखा है, तो मैं कम से कम उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करके आप लोगों का ये सफ़र थोड़ा सा बेहतर करवा दूँ। तो सबसे पहली चीज़ डेली लेक्चर, देन होमवर्क। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आपने उसको राइट करना है एक रजिस्टर पे। वन आवर 2, 1 घंटा 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो हम पढ़ेंगे मैं यहाँ स्क्रीन पे उसकी सारी इंग्लिश दिखा दूंगा जो किताब पे मौजूद होगी, सारी जो कुछ लिखा हुआ है सब दिखा दूंगा घर जाने से पहले। यानी ऐसा नहीं है कि घर जाके आप सोचें कि सर ने क्लास में तो बड़ा मज़े का पढ़ाया, ज़रा देखें तो सही किताब क्या कहती है। मैं यहाँ पढ़ा भी रहूँगा और यहाँ दिखा भी रहूँगा, वो सब कुछ जो आपने घर जाके पढ़ना है। जब आप घर जाएंगे तो आपने पढ़ा हुआ होगा जो आपने पहले से पढ़ना था, तो घर जाके आपने सिर्फ एक काम करना है, उस किताब को सामने रखना है, एक रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है। एक रजिस्टर मेंटेन करना है। किसी भी बुक शॉप के पास जाना है, उनसे कहना है मुझे 100-125 सफ़े का ना एक रजिस्टर दे दें। जो हमने उस दिन पढ़ा है आपने किताब सामने रख के उसको एक रजिस्टर पे लिख लेना है, और ये मैं उसी का टाइम बता रहा हूँ। अगर नहीं लिखते तो फिर तो घर जाके 5 मिनट में आप फ्री हो जाएंगे। जैसे ही आप किताब देखेंगे आप कहेंगे ये तो सारी वही वाली बातें जो सर ने क्लास में बताई थी। लेकिन ये रजिस्टर पे लिखने से फ़ायदा क्या होगा? आप ध्यान से हर चीज़ पढ़ के रजिस्टर पे लिखेंगे, वरना घर जाके किताब देखेंगे फ़ौरन से फेसबुक जहन में आ जाएगा। किताब सामने होगी, जहन में फिल्में चल रही होंगी, AICA को तो नहीं खा जाएगा, मेरी शादी भी होगी या नहीं होगी,
सीए का स्कोप तो नहीं ख़त्म हो रहा, मुझे मिडिल ईस्ट चले जाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ पाकिस्तान में। थ्योरी तो जब खोलें यही ख्यालात आते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं आते। हाथ चल रहा होता है, लगे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे होते हैं, तो बस थ्योरी में भी हाथ चलाने की आदत डाल रहे हैं। लिखना शुरू कर दें, एक प्यारा सा क्यूट सा रजिस्टर जिस पे नीट एंड क्लीन करके लिखा। नंबर 1 पढ़ते हुए इजी, नंबर 2 लिखते हुए आपको हौसला होगा कि हाँ भाई मुझे चीज़ें आ रही हैं। लिखने से फारिग होंगे ना, आपको आधा याद हो चुका होगा। और जब आपने रिवाइज करना है, फिर मेरी किताब से रिवाइज नहीं करना, अपने रजिस्टर से उठा के अपनी हैंड राइटिंग से रिवाइज करना है। तो सबसे पहली चीज़ डेली लेक्चर लेना है। नंबर 2 होमवर्क करना है, जिसमें आपने रजिस्टर में लिखना है और आपने 1 घंटे से सवा घंटा इस एक्टिविटी को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। आई एम मच श्योर कि अगर आप रेगुलर हो चुके हैं लिखने में तो शायद 1 घंटा भी बहुत हो और आप लिख लिया करें। फिर क्या करना है, वीकली रिवाइज करना है, डेली नहीं रिवाइज करना। वीक के एंड पे फ्राइडे वाला दिन ना बी लॉ को ज़रा ज़्यादा तवज्जो चाहिए। आप हर दिन अगर सारे सब्जेक्ट पढ़े ना तो एक सब्जेक्ट को फ्राइडे वाले दिन छोड़ दें, फिर सैटरडे संडे उसे पढ़ लें, मुझे कोई दुख नहीं है। सैटरडे हमारा यूनिवर्सल टेस्ट डे होगा इंशाल्लाह। हमने 5 दिन में जितना भी पढ़ा होगा हम सैटरडे पे उसकी रिटन प्रैक्टिस चाह रहे होंगे। और अगर हमने कुछ ऐसा पढ़ा है जिसमें राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो फिर हम शायद एक ड्राफ्टिंग की क्लास करें और फिर हम मंडे की तरफ टेस्ट ले जाएं। बट ज़्यादातर सैटरडे आपका वो दिन होगा जिसमें आप पूरे वीक की जो भी अपनी परफॉर्मेंस उसको देख रहे होंगे। तो फ्राइडे इज़ दैट आइडियल दिन जिस दिन आपको पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसको अपने रजिस्टर से रिवाइज करना है। तो उस दिन हो सकता है 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपको सिर्फ लग जाएँ बी लॉ के ऊपर। और मैं नहीं मानता कि अपने हाथ से लिखे हुए रजिस्टर का अगर आपने 5 दिन के डाटा को उठा के रिवाइज कर रहे हैं तो आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम है जिसमें आपका वो पूरा चैप्टर या चैप्टर्स जो भी उस वीक में कवर हुआ है वो तैयार हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, वो वीकली टेस्ट देना है। ये वीकली टेस्ट जो या सैटरडे को होगा या मंडे को होगा। वीक के बीच में कोशिश करेंगे ना हो ताकि आपका फ्लो ना टूटे और आप जो पढ़ रहे हैं वो सुकून से पढ़ते रहें। इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है? टेस्ट का फ़ायदा ये है कि आपको अनदेखे सवाल नज़र आएंगे। अचानक से वो सवाल आएंगे जिनकी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो आपको ये नज़र प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह के सवालों को हमने अटैम्प्ट कैसे करना होता है। फिर अगले दिन क्लास में मैं उस टेस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, इस टेस्ट में ये पॉइंट में ऐसे लिखना था, ये पॉइंट ऐसे था, ये सवाल ऐसे था, ये सवाल ऐसे था। तो ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले डेली लेक्चर लेना है, फिर डेली होमवर्क करना है, वीकली रिवाइज करना और वीकली टेस्ट देना है। टोटल ये 4 काम है। तो आपको किसी भी दिन तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आपसे हफ्ते में 4 दिन 1 या सवा घंटा मांग रहा हूँ, अदर दिन क्लासेस, और 1 दिन 2-2.5 घंटे मांग रहा हूँ, बस इतना कर लेंगे। आप इतना भी नहीं करेंगे। अगर ये सुन के कम लग रहा है ना तो बस इतना ही चाहिए। आप इतना कर लें, मैं फ़ैन हो जाऊंगा आपका। सिर्फ इतना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है लोग। प्रॉब्लम ये है कि इसको इतना भी नहीं करते। तो क्या यहाँ तक हमें टिप्स एंड टेक्निक समझ आ रही हैं? एक बड़ा कीमती सवाल, 50 दिन में फास्ट ट्रैक का बैच क्या चाहिए हमें? 50 वर्किंग डेज में इसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा टीचर तकरीबन मिल ही है, कुछ ना कुछ गुजारा। हालांकि मैं जो सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पसंद है वो कुछ और है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहता हूँ। जब वो कंबाइंड वाला पेपर जब ख़त्म हुआ था तो उस वक्त मैं 3000 लोगों को वो पेपर पढ़ा रहा था, 2000 को ऑनलाइन और 1000 को फिजिकल। इन जब कंबाइन होता था तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, जब ये टूट गया अलग अलग हो गया तो फिर लोगों ने कुछ ने सेल्फ पे पढ़ना शुरू कर दिया, या जहाँ से पीआरसी की होती थी लोग वहाँ से पढ़ रहे होते थे। तो भी हर सेशन सैकड़ों की तादाद में हम ये वो करते हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो नंबर 1 आपको चाहिए एक ऐसा टीचर जो कि थोड़ा सा कम्पिटेंट हो, तो कुछ ना कुछ गुजारा कम्पिटेंट नज़र आ जाऊँगा। अच्छा टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो और अच्छी बात होती है। तो मैं ज़रा बुज़ुर्ग वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वो जो एफसीए होता है वो ना, एक सीए होता है और एक एफसीए होता है। एफसीए होता है जिसको कम से कम 10 साल हो चुके होते हैं सीए किए हुए, तो मैं वो बुज़ुर्ग वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ।
तीसरा, टीचर में एनर्जी नज़र आनी चाहिए। तो मैं यहाँ कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चलते हुए पढ़ा रहा हूँ। और हर दिन मुझ में एनर्जी नज़र आ रही होगी, आप सब में पता नहीं कलेक्टिवली उतनी एनर्जी हो या ना हो। ऐसे ही तो हमारी साइड हो गई, आपकी साइड से क्या क्या चाहिए जी? डेली 4 घंटे डेली वो तो 3 से 4 है, मैंने ओवरऑल बात की है। जो मैं इसकी बात करूँ ये 1 से सवा घंटा है, इससे ज़्यादा नहीं। डेली का लेक्चर लाजमी अटेंड करना है। लेक्चर में जहाँ अटकें, जहाँ बात समझ नहीं हो, आपने मुझे रोक देना, मेरे से सवाल पूछ लेना है। सवा घंटे की हमारी क्लास है, हम हर दिन का अपना टारगेट बहुत सुकून से सवाल जवाब समेत कर लिया करेंगे। फास्ट ट्रैक में वैसी बड़ी मुनासिब सी क्लास होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो पीआरसी के बाद जो है ना, वो ज़रा एक पुराने ज़माने में कहते थे बच्चे जुआ खेलने लगे हैं, क्योंकि उस वक्त तो बच्चे जनवरी में आके शुरू करते थे। अब वो जनवरी वाली कहानी नहीं है, अब आपका सफिशिएंट टाइम पहले स्टार्ट हो रहा है, बल्कि आपके टैक्स वगैरह तो आपने शायद पहले भी स्टार्ट कर दिए हैं। वो सही चल रहा है, बस साथ साथ चलाते रहना। मैं आपको बताऊँ, ये जो 6 महीने पढ़ के पेपर देते हैं ना, पढ़ते वो भी 6 महीने नहीं है, 1.5 महीने इंतज़ार करते रहते हैं। फिर जब पढ़ना शुरू करते हैं तो टीचर से दूर रह गए होते हैं, फिर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, पता लगता है टीचर ने ख़त्म करा दिया। फिर आखिरी 1 महीने में सोच रहे होते हैं अब क्या करें। फिर दुआ करते हैं अल्लाह करे कोई कॉलेज क्रैश कोर्स करा दे। हम लोग यहाँ क्रैश कोर्स कराते हैं, तो वो हम आखिरी महीने में कराते हैं कि 10, 12, 13 दिन में पूरे सिलेबस की तैयारी। तो उसमें जनाब अचानक से 200-250 बच्चा उठ के आ जाता है। लास्ट टाइम कमती लॉ में ये पीछे वाला जो हमारा हॉल है, इसमें एक्स्ट्रा कुर्सियाँ रख के हम ख़त्म हो गए, लेकिन आवाम आती गई है। और ऑनलाइन तकरीबन कोई 3,500 लोगों ने उसे वॉच किया। फिर उसी के एक स्टूडेंट का मेरिट भी आया, बस अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास रजिस्टर नहीं था, वो हमें यूट्यूब पे देख रहा था। तो उसने ईमेल पे ज़रूर कंफर्म कर दिया, लेकिन चूँकि जिस कॉलेज में रजिस्टर था तो उन्होंने बैनर लगा दिया जी हमारे बच्चे का मेरिट आ गया। जो बच्चा एनरोल उधर हुआ था उसे समझ कुछ नहीं आई थी, उसने कहा ठीक है जी अब एंड पे जो है ना ये क्रैश आएंगे। तो कहने का मतलब है कि लोग फिर आखिरी महीने में आके सीरियस होकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर आपने आज से पढ़ना शुरू कर दिया, आप उन लोगों से आगे चले जाएंगे। हम हर दफ़ा कहते थे कि फास्ट ट्रैक वाले बच्चों का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता था, क्योंकि वो कम पेपर उठाते थे, छोटे पेपर उठाते थे और उनको सीरियस होकर पढ़ते थे। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का बी लॉ तो कम से कम पास हो जाना है। बट रिक्वायर्ड क्या है, हमसे रिक्वायर्ड है हम डेली क्लास करेंगे, हम कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी शदीद आंधी तूफ़ान बारिश मसलों मसाइल, जब तक गवर्नमेंट ज़बरदस्ती कॉलेज बंद ना कर दे, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं क्लास में हूँ। 104 से ऊपर अगर बुखार हुआ तो शायद एब्सेंट हो जाए, अदरवाइज़ कोशिश ये होगी कि 104 बुखार तक भी हम क्लास में ज़रूर आएँ। मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ और उसमें 17 अनअनाउंस छुट्टियाँ नहीं हैं, यानी पर साल एक छुट्टी भी नहीं है एवरेज, जिसमें आप क्लास पढ़ने आए हो और अचानक से हो के नहीं आज सर का मूड नहीं था, सर नहीं आए क्लास में। हमारी तरफ से आपको भरपूर कमिटमेंट मिलेगी। अब वो कमिटमेंट आपकी तरफ से भी हमें चाहिए। तो फिर अगर मैं छुट्टी करने के बारे में नहीं सोच रहा, जिसको छुट्टी का पूछना भी नहीं है किसी ने, बल्कि बच्चे तो और एक्साइटेड हो जाते हैं, शुक्र है सर नहीं आए, हमारी जान छूटी। मैं छुट्टी नहीं करूँगा, मेरी पूरी कोशिश होगी, बशर्ते सेहत ज़िंदगी ना रहे फिर तो कुछ नहीं कह सकते। आपने भी कोशिश करनी है कि छुट्टी ना की जाए। फिर आपने कोशिश करना है कि साथ साथ चलें, पीछे मत रह जाएं। और जिस वीक आप पीछे रह गए, फिर आप संडे आपके ऊपर क़यामत की तरह गुजरना चाहिए। मंडे चढ़ना नहीं चाहिए जब तक आप क्लास के साथ वापस ना मिले। सर आप अजीब सी बातें कर रहे हैं, हम तो सोच के आए थे किसी के में तो हल्ला गुल्ला होगा, ये तो नहीं सोच के आए हुए थे। पक्की बात है, पढ़ने का सोच के आए थे और मैंने जो पढ़ने का कहा है वो क्या बहुत ज़्यादा कह दिया है। तो फिर छोटी सी गाइडेंस है लेक्चर क्लोज करने से पहले, बिगिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहली बात मैंने कर ली वो 3 से 4 घंटे और मोबाइल ऑफ करने वाली। दूसरा, हो सके तो अभी भाग जाएं, सीए से अभी भाग जाएं। ज़िंदगी ख़राब करके नहीं भागना, या आज भाग जाएं या नहीं भागना। अभी अच्छी तरह से सोच लें कि आपका ये फ़ैसला सही है, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं। अगर किसी के कहने पे कर रहे हैं तो सारी ज़िंदगी उस बंदे को इल्ज़ाम देते रहेंगे, जी चाचा आपने कहा था वरना तो मेरा इरादा नहीं था, अब्बू जी आप कहते थे वरना मैं तो अच्छा भला जा रहा था कहीं और किसी फील्ड में। किसी और का ख्वाब पूरा कर रहे हैं तो अभी घर वालों को बता दें कि नहीं भाई, मेरे टीचर ने कहा है कि सीए जब तक अपना शौक़ ना हो तब तक नहीं होता। किसी और का ख्वाब पूरा कर रहे हैं, आप उसका एहतराम करते हैं, आप उनको नहीं कहना चाहते, आप दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो 6-5 साल बाद दिल भी तोड़ना पड़ेगा और आपने अपना कैरियर भी ख़राब कर दिया होगा। बेहतर आज दिल तोड़ लें।
और अगर इरादा कर लिया है कि मैंने करना है सीए, तो फिर करना है सीए, फिर नो लुकिंग बैक। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ हर टीचर की बात को फॉलो करना है। सीए में कामयाबी का सिंपल सा आसान सा नुस्खा है, जिस सब्जेक्ट का टीचर जो जैसे कह रहा है आप उसे फॉलो करते जाएं। यहाँ के टीचर बड़े पागल हैं, जुनूनी है। यूनिवर्सिटी में जब गवर्नमेंट छुट्टी अनाउंस करती है, सबसे पहले टीचर एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो अब हम घूमने फिरने चले जाएंगे। फॉग आता है, स्मोक आती है, ये होता है, सर्दियाँ, गर्मियाँ, छुट्टियाँ। तकरीबन पिछले 2 साल में जब से हम बड़ा तेज़ी से वो कर रहे हैं, शायद एक दफ़ा 14 अगस्त पे हमने ऑफ़ किया था, वरना हम पागल हो गए। हम 14 अगस्त पे ऑफ़ नहीं करते, 5 फरवरी पे ऑफ़ नहीं करते, 25 दिसंबर पे भी कभी कभी ऑफ़ नहीं करते। हाँ, अगर कोई रिलीजियस मामला बन जाए और गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं लाजमी बंद करना है, ख़तरा हो सकता है, तो हमें अगर कोई सिक्योरिटी रीज़न के लिए छुट्टी करने का कहे कि जी मुल्क में कर्फ्यू लग गया है, या जैसे पिछले दिनों मामला हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा था 2 दिन बंद हो जाएं या स्मोक की वजह से, तो हम पढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो सीए के अंदर जितने टीचर आपको मिलेंगे ना, सब जुनूनी मिलेंगे। उन सब ने ये सोचा हुआ है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है और बहुत पढ़ाना है। तो सिंपली हर सब्जेक्ट का जो टीचर आपको जो जैसे कह रहा है आपने उसको वैसे फॉलो करना है। फिर आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा और आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हम रेगुलेटेड नहीं हैं। मैं पंजाब कॉलेज नहीं हूँ कि मैं आप लोगों का दाखिला रोक लूँ, या आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो मैं आपसे 2000 रुपये जुर्माना लूँ, और जब तक जुर्माना ना दे तब तक आपका दाखिला जा ही ना सकता, और वालिदैन बेचारे आएँ ना के रगड़ के पैसे भी जमा कराएं, आपको भी जलील करें, और उसके बाद फिर आपका दाखिला जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ट्यूशन सेंटर्स हैं। हमारा काम क्या है, हमने आना है, पढ़ाना है और चले जाना है। आपका रिज़ल्ट कितना आया वो भी हमसे किसी ने नहीं पूछना। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हम लोग हो सकते हैं कि जब हमसे किसी ने पूछना ही नहीं है तो हम बस सर से उतार दें, लेकिन हमने सर से नहीं उतारना। बस प्रॉब्लम ये है कि हम आपको छोटे बच्चों की तरह चला नहीं सकते। आपके घर वालों को हर बात पे शिकायत नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको एक आज़ादी फ़ील होती है। तो सीए में वो इंसान नाकाम हो जाता है जो कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब ये फीलिंग आ जाती है तो फिर गेम ओवर हो जाती है। बस इस गलत फीलिंग से बचना है। ज़्यादा बाजार तो नहीं कर दिया, 1.25 घंटा इतना ज़्यादा होता है। आज ओरिएंटेशन थी तो मैंने 5 मिनट का वक्फ़ा लिया कि भाई बच्चे ज़रा इकट्ठे हो जाएं, और फिर उसके बाद हमने शुरू किया और बहुत सारी और बातें भी की, लेकिन टाइम अभी भी नहीं ख़त्म हुआ 1.25 घंटे का। तो सोचें अगर इस पेज पे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, चिंगारियाँ निकल रही होंगी कमरे से बाहर वाले आके देख रहे होंगे कि हो क्या रहा है अंदर, बिजलियाँ कड़क रही हैं जनाब, तूफ़ान आ रहे हैं, बच्चे बाहर निकलेंगे, हर दिन उनके चेहरे पे एक अज़म होगा। और अगर अज़म नहीं है और आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप गलत क्लास में आ गए हैं। इस क्लास में हमें चाहिए वो जो सोच रहे हो कि हमने आग लगाना है। मुझे आप में से किसी एक बच्चे से मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए। 2025 हर साल हम लोग अल्लाह का शुक्र है मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं, तो मेरे लॉ में, बी लॉ, सी लॉ में कहीं ना कहीं हर साल मेरिट आ जाता है। तो 2025 जब स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा से प्रयास होगी कि किसी बच्चे का मेरिट आए, तो वाई नॉट इसी क्लास से जो आज इरादा कर रहे हैं कि अब हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। डन। तो एक स्लाइड बीच में मैं खा गया था जिसमें आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। क्वेश्चन आंसर सेशन, तालिब दुआ आतिफ आबदी, बुजुर्ग वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा ईमेल एड्रेस है, साथ में हमारा एक नंबर है। मैं और सर उसामा हम इस कंबाइंड नंबर पे व्हाट्सएप पे वो कर रहे होते हैं। मैं व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा नहीं हूँ तो मैं नॉर्मली लोगों को ईमेल देता हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे ने कोई चीज़ ईमेल के बजाय व्हाट्सएप पे भेजनी है और वो चाहता है कि उस पर एडवाइस ले, तो वो इस नंबर पर भेज सकता है। ये नंबर सर उसामा के पास नॉर्मली होता है, और अगर कोई बच्चे की कोई एडवाइस वगैरह तो वो मेरे से भी शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मुझे ईमेल कोई करता है तो वो डायरेक्ट मेरे पास आती है। तो ईमेल भी मौजूद है, ये मौजूद है। जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, आप में से कोई भी डायरेक्टली सवाल पूछना चाहे तो ये ईमेल मौजूद है। और मैं आगे एक लाइव सेशन भी प्लान कर लूँगा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, वीकली एक लाइव सेशन जिसमें सिर्फ उनके सवालों के जवाब हो रहे हो। और जो सामने बैठे हैं, आपने मुझे घर जाने ही नहीं देना सवाल जवाब से पहले, और अगले दिन आके कहना है सर घर जाके पढ़ा फिर प्रॉब्लम आई है, मुझे आगे लेक्चर स्टार्ट नहीं करने देना जब तक पिछले दिन के सवाल ना पूछ लें। अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले, बाद में रिटेंशन आएगी। डन। कोई सवाल, कोई परेशानियाँ हमारे पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, हमारे जज्बात को लेके? हाँ जी
ज़्यादा जज्बाती तो नहीं कर दिया? पता लगे जाके कह रहे हैं जी मुझे रिफ़ंड चाहिए सर, जो है ना ये सर वाकई पढ़ाने आ गए, मैं तो आया था ज़रा थोड़ा सा शुगल मुगल चलता रहे, तो इधर तो पढ़ना पड़ जाएगा। पढ़ने के लिए तैयार है? कोई सवाल नहीं है किसी का, कोई सवाल? पैटर्न समझ आ गया, किताब समझ आ गई, क्या नहीं करना वो समझ आ गया, क्या करना है वो समझ आ गया। तो आज का वाहिद दिन जिस दिन घर जाके आपने कुछ नहीं पढ़ना, तो उस एक दिन को तो यशी के तौर पे ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि अब आगे 11 दिसंबर से ऑनवर्ड चीज़ें टफ़ होती चली जाएंगी। ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे तो कभी भी टफ़ नहीं होगा। प्यारा सा पेपर है, अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, फेयरवेल अटैम्प्ट है, आईकेप का भी दिल नरम होगा। कुछ हम लोग भी जोश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेपर निकल जाए, तो अल्लाह करे आप लोगों का इस अटैम्प्ट में ये पेपर क्लियर हो जाए और मुनासिब मेहनत से क्लियर हो जाए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा तूफ़ानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मेहनत, सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले दिन अगर ड्राफ्टिंग का सेशन हो या अगले दिन टेस्ट हो, इन एनी केस आप लोग रेडी बैठे हुए हो। डन? ऑल क्लियर? पक्का? ठीक है, फिर जो है ना, फिर अब आप लोगों को मैं देर तक तो नहीं रोक सकता, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कल से बाकायदा आगाज़ कर दें। और अगर कोई फ़िज़िकल बच्चे जो है वो अब हम उस पर यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑनलाइन कि ज़रा देखें तो सही कि क्या हुआ, दोस्तों आ जाओ, अब पढ़ना है हमने, और अब एक भी दिन फ़िज़िकल से स्किप करना जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहला वीक नॉर्मली हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि हम ऑनलाइन साथ साथ यूट्यूब पे शेयर कर रहे होते हैं एसबीआई के ऑफिशियल चैनल पे। उससे होता ये है कि वो लोग जो कि क्लास में नहीं है और वो देखना चाहते हैं कि क्लास कैसे चल रही है या ऑनलाइन किस तरह से होती है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। और जो प्योर फिजिकल एनरोल हुए होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो डेली आना वाजिब है। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एक टॉपअप कर लिया होता है, वो थोड़ी सी अमाउंट पे करके ना आपको फिजिकल के साथ एक ऑनलाइन भी एक्सेस मिल जाती है। वो एहतियातन तो अच्छी है, लेकिन बेहतर है कि आप शुरू में टॉपअप ना करें और आपका इरादा हो कि मैं हर दिन आऊँगा और मैं पढ़ूंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि मैं पीछे का लेक्चर देखूँ। उससे आपके पैसे भी कम लगेंगे। मेरे ख्याल में शायद फिज़िकल ओनली शायद 13,000 टाइप कुछ है, तो मैंने 2005 में 13,000 दे के पढ़ा था कैफ का पेपर। तो अगर अभी भी 13,000 है 19 साल बाद भी, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुनासिब अमाउंट में आप पढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में उसमें भी आपने शायद कोई थोड़ा सा नहीं कह दिया होगा यार को खुदा का खौफ करें, ज़रा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर लें, तो उन्होंने शायद उस पर भी कोई 1-आध हज़ार की कुछ शफ़क़त कर दी हो। तो कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा मत खर्चवाएं अपने वालिदैन का, मत जाएं टॉपअप की तरफ, मत इसको कम्बो की तरफ लेके जाएं। कोशिश करें हर दिन क्लास लें ताकि ये नौबत ही ना आए कि आपको पीछे से रिवाइज़ करना है। अगर आपको लगेगा नहीं मैं आगे जा रहा हूँ तो किसी दिन मैंने रिवाइज़ करना होगा, तो क्या होगा, मैं खुद आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स किया होता है 12-13 दिन का, उसमें हमने पूरा सिलेबस ख़त्म कराया होता है। जो चैप्टर हमारा ख़त्म होता चला जाएगा, हम उससे रिलेटेड पूरे चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो आपसे वैसे ही शेयर कर दिया करेंगे ग्रुप में। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पीछे से रिवाइज़ करने की ज़रूरत हो तो उस एक वीडियो से आप पूरा चैप्टर भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ख़र्चा ना करें, लेकिन डेली आएँ। आपकी सुस्ती की वजह से आपके वालिदैन को मज़ीद पैसे नहीं बढ़ने चाहिए। डन? ठीक है जी, 4:30 हो गए, मैंने आपको काफ़ी तकलीफ़ दे दी। इंशाल्लाह ताला कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 से इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।